नमस्कार दोस्तों, बीएड फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट का यह 9th वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 13 से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, शिक्षा सामाजिक परिवर्तन लाने का एक शक्तिशाली साधन है। इस कथन के आलोक में सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन का अर्थ। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हम सभी जानते हैं। मनुष्य समाज में रहना पसंद करता है क्योंकि उससे उसकी सुरक्षा की गारंटी मिलती है और अनेकों अनेक भौतिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की ज़रूरतों की पूर्ति होती है। ठीक है, आप लोग भली भांति समझ सकते हैं। मानव स्वभाव और प्रकृति ही ऐसी है जो कि एक दूसरे से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्भर रहता है। कितना भी संपन्न हो जाए, छोटी मोटी चीज़ों की आवश्यकता तो पड़ती है, भौतिक वस्तुओं की तो नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए भौतिक वस्तुओं की ज़रूरत नहीं है, फिर भी सलाह मशवरा लेने के लिए, ठीक है, दूसरों की ज़रूरत तो पड़ती ही है। तो किसी ना किसी तरीके से हर एक मानव दूसरे मानव पर आश्रित है। ठीक है, और प्रत्येक मतलब कि इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव ने क्या किया, समाज की रचना कर ली। और प्रत्येक समाज ने धीरे धीरे अपनी संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराएं तथा विशिष्टताएं विकसित कर ली। यानी हर एक समाज का अपना अलग अलग रूल रेगुलेशन हो गया, संस्कृत हो गया। किसी के यहाँ कोई फैशन है, कोई संस्कृति है, किसी के यहाँ कोई संस्कृति है। ये हमारा भारत देश है। ठीक है, यहाँ जो है कैसे कोस कोस पर पानी बानी बदले और 4 कोस पर पानी। तो यहाँ पे हर कोस पे जो है भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज अलग अलग है। ठीक है, इन्हीं विशिष्टताओं का मेल जो है क्या है, समाज है। और इन विशिष्टताओं के कारण एक समाज दूसरे से क्या हो गया है, पृथक हो गया है। मान लीजिए 2 भाई हैं और दोनों के विचार मेल नहीं खाते। जब तक मेल खा रहे थे तब तक एक में थे वो, और जब विचारों का मेल खाना बंद कर गया तो अलग अलग हो गए। ठीक है, तो ऐसे इसी प्रकार से इन्होंने कहा कि इन्हीं विशेषताओं के कारण एक समाज दूसरे से क्या हो गया, पृथक हो गया। किंतु विभिन्न समाजों की संस्कृति, रीति रिवाज तथा सांस्कृतिक विशेषताओं के साथ ही साथ समाज में परिवर्तन भी होते रहे हैं। ठीक है, ये परिवर्तन आज भी हो रहे हैं और निरंतर होते रहेंगे। यानी परिवर्तन सार्वभौमिक सत्य है, इसको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, परिवर्तन होंगे ही, पहले भी होते आए हैं और हुए हैं और आज भी हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। किसी भी समाज की रीति रिवाज, रहन सहन, परंपराओं, नीतियों तथा आचार विचार में जो परिवर्तन होते रहते हैं उन्हीं को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, पहले का रीति रिवाज कुछ और था, आज टाइम पे रीति रिवाज कुछ और हो गया है। रहन सहन, पहले आदमी एक साथ रहना पसंद करते थे। ठीक है, और उनका जो है कंबाइंड परिवार रहता था, संयुक्त परिवार। आज लोग एकल परिवार को पसंद कर रहे हैं। कुछ परंपराएं थीं, जैसे सती प्रथा हुआ, बाल विवाह हुआ, एक्सेट्रा, मतलब आपके आसपास बहुत सी ऐसी परंपराएं होंगी जो पहले थीं अब नहीं हैं। ठीक है, कुछ नीति, पहले नीतियाँ कुछ सही थीं लेकिन बाद में पता चला नहीं, ज़रूरत के अनुसार और समय के अनुसार उन नीतियों में परिवर्तन आया। कुछ आचार विचार पहले थे जो सर्वमान्य थे, लेकिन बाद में जिसकी ज़रूरत पड़ी कि नहीं, ठीक है, समय की मांग कुछ और है, तो उनमें भी परिवर्तन किए गए और उनको एक्सेप्ट किया गया। इन्हीं सबको हम क्या कहते हैं, सामाजिक परिवर्तन की संज्ञा देते हैं। प्रत्येक समाज अपने स्वभाव से ही क्या होता है, परिवर्तनशील है। और बात दूसरी है कि किन्हीं समाजों में परिवर्तन की गति होती है तो किन्हीं दूसरे समाजों में यह गति क्या होती है, काफ़ी तीव्र होती है। किसी में मंद गति होती है तो किसी में गति तीव्र होती है। अब सामाजिक परिवर्तन 2 शब्दों से मतलब की अभी बात करें इसकी मंद गति की, तो आगे भी हम बात करेंगे। लेकिन हमने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि समाज परिवर्तनशील है। ठीक है, पहले भी होता रहा है, आज भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। इसको कोई रोक नहीं सकता, किसी के बस की बात रोकनी नहीं है कि वो रोक ले उसको। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है, ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ आपत्तिजनक तत्व उसको जो है उसका विरोध करें कुछ हद तक, कुछ दिन तक, कुछ साल तक, लेकिन उसको रोक नहीं पाएंगे पूरी तरह से, वो परिवर्तित होकर ही रहेगी। आगे देखते हैं, सामाजिक परिवर्तन 2 शब्दों से मिलकर बना है, सामाजिक और परिवर्तन। ठीक है, एक हमारे समाजशास्त्री फिशर हैं, ठीक है, वो लिखते हैं कि समाज के संबंधों के जाल को ही सामाजिक कहा जाता है। आप देखते होंगे कि आप अकेले मानो हैं, लेकिन आप अगर एनालिसिस करिए तो आप अपने परिवार के सभी सदस्यों से जुड़े हैं, अपने गांव के
सभी नहीं तो मैक्सिमम लोगों से जुड़े हैं, गांव से बाहर भी जुड़े होंगे, कुछ आपके दोस्त होंगे, रिलेटिव होंगे, कुछ फ़ोन फ्रेंड्स होंगे, ठीक है। तो आप काफ़ी लोगों से जुड़े हुए हो, ऐसे दूसरा व्यक्ति भी जुड़ा हुआ है, यानी दो लोग हो, दोनों लोगों के कुछ कॉमन रिलेटिव होंगे, कॉमन फ्रेंड्स होंगे। तो फिशर महोदय कहते हैं कि समाज के जो संबंध हैं, संबंध के जाल हैं, उसे ही सामाजिक कहा जाता है। दूसरे शब्दों में बात करें तो समाज की प्रत्येक घटना संबंधों को सामाजिक की परिभाषा दी गई है। इसी प्रकार सामाजिक परिवर्तन का अर्थ हुआ समाज की घटनाओं, संगठन, स्वरूप, संबंधों तथा परंपराओं की भूतकालीन अवस्थाओं को नई अवस्था प्राप्त होना या प्रदान करना सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। मतलब जितने भी स्वरूप हैं, संबंध हैं, संगठन है, घटना है, परंपरा है, जो पहले चली आ रही थी उसमें कुछ मूलभूत परिवर्तन करके नया रूप प्रदान कर देना ही, ठीक है, क्या है, सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। अब बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन की परिभाषाएं। सामाजिक परिवर्तन के आशय को और स्पष्ट करने के लिए विभिन्न समाजशास्त्रियों की परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। जैसे डेविस के अनुसार बात करें तो समाज के कार्य एवं स्वरूप में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। यानी समाज का जो भी कार्य है उसमें अगर परिवर्तन आ जाए, पहले कोई और कार्य होता था सामाजिक कार्य, अब कुछ और उसका स्वरूप पहले बड़ा था अब छोटा हो गया, छोटे से मध्यम हो गया, या कैसा भी हो, अगर उसके कार्य और स्वरूप में परिवर्तन आ जाए तो उसको कहेंगे कि सामाजिक परिवर्तन हो गया। जॉन्स के अनुसार बात करें तो सामाजिक परिवर्तन एक ऐसा पद है, इन्होंने सामाजिक परिवर्तन को पद नाम से संबोधित किया है, और कहते हैं कि जिसका प्रयोग सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक अंतःक्रियाओं या सामाजिक संगठन के किसी पहलू में विचलन अथवा परिमार्जन के लिए किया जाता है। मतलब कहते हैं सामाजिक परिवर्तन पद है एक ऐसा जिसका प्रयोग किया जाता है क्या करने के लिए, विचलन या परिमार्जन के लिए किया जाता है। किन चीज़ों में, सामाजिक प्रक्रियाओं में, सामाजिक अंतःक्रियाओं में या सामाजिक संगठन के पहलू में। किसी भी पहलू में अगर कोई परिवर्तन किया जाता है, विचलन किया जाता है, परिमार्जन किया जाता है, तो उसको जॉन्स महोदय क्या कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन है। जेम्स बर्ग की बात करें तो इनके मतानुसार सामाजिक परिवर्तन से इनका आशय है कि सामाजिक संरचना अर्थात समाज का आकार, बड़ा, छोटा, मध्यम, संगठन, अंगों का संतुलन या इसके संगठन के प्रकारों में परिवर्तन से है। ये भी परिवर्तन की बात कर रहे हैं जो समाज के फैक्टर्स हैं, जैसे समाज का आकार, संगठन, अंग, ठीक है, और प्रकार, संगठन के प्रकार, इन सब में अगर परिवर्तन होता है तो उसको सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। कौन, जेम्स बर्ग। बात करते हैं डॉसन तथा गेटिस के मतानुसार सांस्कृतिक परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। इन्होंने कहा जो सांस्कृतिक परिवर्तन है वही क्या है, सामाजिक परिवर्तन है, क्योंकि समस्त संस्कृति अपने उद्गम, अर्थ तथा प्रयोग में सामाजिक ही होती है। बात करते हैं मेरिल तथा एल्ड्रोज के शब्दों में, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है कि समाज की बड़ी संख्या में व्यक्ति उन क्रियाओं में संलग्न है जो उन पूर्वगामी क्रियाओं से भिन्न है जिनमें वह या उनके निकट पूर्वज व्यस्त थे। तो मेरिल और एल्ड्रोज ने बात कही है कि पहले जो हमारे पूर्वज थे और हमारे पूर्वजों की बड़ी तादाद, एक बड़ी जनसंख्या जिन क्रियाओं में संलग्न थी, और आज का युवा पीढ़ी या आज का समाज अगर किसी अन्य क्रियाओं में संलग्न है तो हम कहेंगे कि हमारे पूर्वज अमुक कार्य को अलग ढंग से करते थे, या हमारे यहाँ ये परंपरा थी, अब वो परंपरा बंद हो गई या उसमें परिवर्तन करके उसका परिवर्तित रूप अब सामने है हमारे। तो मतलब कि पुरानी चीज़ों में परिवर्तन आया, उसको समाज ने एक्सेप्ट किया, ठीक है, अपने विचारों और एनालिसिस करके कि हाँ जो पुरानी परंपरा थी वो आने वाले टाइम के लिए या मौजूदा टाइम के लिए सही नहीं है, और जो परिवर्तन होने जा रहा है या जो परिवर्तन लागू करने की बात कर रही समाज, वो समाज की भले के लिए है। तो सभी लोग सहमति से उसको क्या करते हैं, स्वीकार लेते हैं। तो क्या आ जाता है समाज में, परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। तो उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि सामाजिक परिवर्तन समाज की एक अनिवार्यता है, ठीक है, एक अनिवार्य पॉइंट है, नेसेसरी पॉइंट है, और प्रत्येक समाज में परिवर्तन अवश्य होंगे, 100% है। इन परिवर्तनों को स्वयं समाज भी रोक नहीं सकता है, इसलिए विद्वानों ने इन परिवर्तनों को समाज का एक क्या माना है, अनिवार्य अंग माना है, ठीक है। अब बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन में बाधक तत्व। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कुछ समाज बहुत तीव्र गति से परिवर्तन कर लेते हैं और कुछ बहुत मंद गति से। तो मंद गति का कारण है कि सामाजिक परिवर्तन में कुछ बाधक तत्व हैं, वो समाज के परिवर्तन की रेट को, गति को मंद कर देते हैं।
बात करते हैं अब इसके बारे में। परिवर्तन प्रत्येक समाज की अनिवार्यता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने जाना। और समाज में जिस गति से परिवर्तन आते हैं उस गति की तीव्रता प्रत्येक समाज में अलग अलग होती है। कुछ समाजों में यह गति बड़ी तीव्र होती है, ठीक है, तो कुछ समाजों में परिवर्तन बड़ी मंद गति से होती है। जैसे को कहते हैं ना कि कोई अगर अच्छा चीज़ है समाज के लिए, किसी मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो ये समझ रहा है कि नहीं ये परंपरा को बंद होनी चाहिए और ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। मान लीजिए आप बहु विवाह प्रथा, सती प्रथा, ठीक है, दहेज प्रथा, कुछ कुरीतियाँ हैं समाज की। इसको जो सोचिए कि एक साथ कोई बंद करवा दे तो ये असंभव था और है भी आज के टाइम पे। तो इसके लिए कोई एक व्यक्ति अगर आगे बढ़ता है तो लोग उसका मजाक भी उड़ाए हैं और उड़ाते भी हैं और आगे भी उड़ाएंगे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे कुछ टाइम बाद उसके भुक्तभोगी जो होंगे, एक आध लोग को और समझ में आएगा, यानी धीरे धीरे उन चीज़ों को लोग समझेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और उनसे जुड़ेंगे। तो जो मेजॉरिटी उधर थी अब वो मेजॉरिटी इधर आ गई, तो बचे खुचे लोग भी बिना मन के ही सही लेकिन परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हैं या उनको करना पड़ता है, ठीक है। जिन समाजों में, मतलब कहने का मतलब है आप लोग अपने आसपास की चीज़ों से रिलेट करके समझिए, तो आई होप आप लोग समझ पाएंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। जिन समाजों में परिवर्तन मंद गति से होते हैं वहाँ निश्चित रूप से कुछ ऐसे तत्व कार्य करते हैं जो परिवर्तन की गति को तीव्र नहीं होने देते हैं, वे परिवर्तन की गति में बाधा पहुँचाते हैं। निम्नलिखित कारक सामाजिक गति के मार्ग में बाधा पैदा कर उसे मंद कर देते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है अगर कोई बुराई है समाज में और चली आ रही है पुरानी पीढ़ियों से, तो उसके लिए ऐसा नहीं है, मतलब उसके लिए किसी एक व्यक्ति को स्टार्टिंग में स्टेप लेना पड़ेगा। धीरे धीरे जब लोगों को समझ में आएगा तो आपका साथ ज़रूर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, मतलब इसमें पॉइंट वाइज देते हैं जो सामाजिक गति के मार्ग में बाधा पहुंचाने वाले कारक हैं। जैसे नंबर 1 की बात करें, रूढ़िवादिता, ठीक है। जिन समाजों में रूढ़िवादिता अधिक होती है, यानी पुरानी परंपराओं को, ढोंगों को ही वो तवज्जो देते हैं, वह समाज अपने पुराने रीति रिवाजों को सहज ही छोड़ना नहीं चाहते हैं और उन्हीं के साथ चिपके रहना पसंद करते हैं। वह समाज नवीनताओं का विरोध कर उन्हें अपनाना नहीं चाहते हैं। परिणाम स्वरूप उन समाजों में परिवर्तन कम होते हैं। जैसे हमारे यहाँ जब मेडिकल मतलब एलोपैथिक आया तो उसका भरपूर विरोध हुआ कि जो है पहले हमारे यहाँ जो है झाड़ फूँक से ठीक होते थे। आज भी आप सुनते होंगे कि स्टोन जो होता है, पत्थरी जिसको कहते हैं, उसको भी जो है लोग झाड़ फूँक पे विश्वास करते हैं। बताइए, झाड़ फूँक से ठीक हो सकता है वो? अब पता नहीं, कुछ केस ठीक भी होते होंगे, बट इस पर आप लोग विचार करिएगा। लेकिन धीरे धीरे उसके प्रभाव को एलोपैथिक के या किसी भी मेडिसिन के, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेद, ठीक है, यूनानी, गिद्धा, जो भी है, इन चीज़ों पर जब असर हुआ, लोग ठीक हुए, तो लोग उसकी तरफ जो है अट्रैक्ट हुए। तो रूढ़िवादिता ढेर सारे उदाहरण हैं समाज में, आप लोग खुद ही जो है विचार करिए और समझिए। वह समाज नवीनताओं का विरोध कर उन्हें अपनाना नहीं चाहते हैं। परिणाम स्वरूप उन समाजों में परिवर्तन कम होते हैं। ऐसा नहीं, परिवर्तन होगा लेकिन कम होगा या देरी से होगा, ठीक है। नेक्स्ट है संकीर्ण विचारधाराएं, नैरो माइंडेड, ठीक है। जो कुछ लोग होते हैं, कुछ समाज के व्यक्तियों की विचारधाराएं बड़ी संकीर्ण होती है, अतः वे दूसरे समाजों को बड़ा ही हेय समझते हैं और उनसे कुछ भी ग्रहण करना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। समाज की कुछ बुराइयां हैं, जाति पात, धर्म, समुदाय, तमाम चीज़ों में हमारा समाज बटा हुआ है और कोई जात अपने जात को श्रेष्ठ बताता है, कोई धर्म अपने धर्म को कोई बताता है, कोई समुदाय अपने समुदाय को श्रेष्ठ बताता है, दूसरों को हेय समझता है। लेकिन इनका कहने का मतलब ये है कि कोई समाज हो या कोई अदर जाति का, जाति समुदाय का हो, कोई अलग लिंग भेद हो, ठीक है, तो कि जिस किसी के अंदर अगर मतलब किसी के पास, किसी समाज में, किसी समुदाय में, किसी जाति में अगर कुछ अच्छे विचार कुछ हैं, कुछ अच्छा है उसमें जिससे हमारे समाज की और खुद हमारी भलाई हो सकती है, भला हो सकता है, तो उसको अपनाने में देर नहीं करना चाहिए। पहले तो कंपेयर करना चाहिए कि हाँ हमारा मौजूदा समाज क्या है और क्या फ्यूचर है इसका, और अमुक जो उसमें है वो क्या है, उसका क्या फ्यूचर है। अगर वो बेटर हो तो उसको अपनाने में कोई परेशानी किसी को नहीं होना चाहिए। तो उनसे कुछ भी ग्रहण करना सॉरी पसंद नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं होना करना चाहिए। ऐसे समाजों को अन्य समाजों की संस्कृति अधिक प्रभावित नहीं कर पाती है। कहने मतलब कुछ मैक्सिमम आप लोग में से ही होंगे कुछ लोग, जैसे किसी आपके फ्रेंड्स हैं
तो आप अपने फ्रेंड से भी कुछ सीखते होंगे। किसी का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, किसी का व्यवहार अच्छा होगा, किसी का चलने का ढंग अच्छा होगा, किसी का बोलने का ढंग अच्छा होगा, ठीक है, किसी का साफ़ सफाई की क्वालिटी अच्छी होगी। तो अच्छी चीज़ों को हमेशा जो है ग्रहण करते रहना चाहिए, जो भी अपने आसपास दिखे, ठीक है। वही कहावत ना, सफाई सबको पसंद है लेकिन साफ सफाई करना कुछ कम लोगों को ही पसंद है। अतः वह दूसरे समाजों को बड़ा ही हेय समझते हैं, हमने देखा, और उनसे कुछ भी ग्रहण करना पसंद नहीं करते। कुछ भी मतलब कि जो भी अच्छी चीज़ें हैं उनको नहीं ग्रहण करना पसंद करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि वो उसकी प्रॉपर्टी है, हम क्यों ग्रहण करें, ठीक है, हम छोटे हो जाएंगे। ऐसी मानसिकता क्या है, संकीर्ण विचारधारा है, नैरो माइंडेड है। ऐसे समाजों को अन्य समाजों की संस्कृति अधिक प्रभावित नहीं कर पाती। उसी प्रकार समाज की संकीर्ण विचारधाराएं कुछ भी नवीन अपनाना नहीं चाहती। इसके विपरीत उदारवादी समाज में तीव्र गति से परिवर्तन होते हैं, वो समझदार होते हैं, वो शिक्षित समाज होता है। वो जो है देखते हैं कि जो है चाहे छोटा है समाज का, चाहे बड़ा है, चाहे किसी भी धर्म का हो, अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे लग रहा है कि नहीं, अगर हम इसको नहीं अपनाएंगे तो हम अमुक समाज से काफ़ी पीछे चले जाएंगे, हमारी पीढ़ियाँ हमें कोसेंगी, तो उसको उचित समय पर ही उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं या एकजुट हो जाते हैं उस परिवर्तन को लाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है अशिक्षा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब सामाजिक परिवर्तन की गति को तीव्रता प्रदान करने में शिक्षा की बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ठीक है। जिन समाजों में शिक्षा का अभाव होता है वह बाह्य जगत से कुछ सीख नहीं पाते हैं, फलतः उनमें परिवर्तन की गति भी मंद पड़ जाती है, अर्थात कूप मंडूका वाली बात हो जाती है। जो शिक्षित होते हैं वो देश दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे परिवर्तन आ रहा है, कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं और अपने समाज को क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि इन चीज़ों को हमें भी अपनाना चाहिए, इससे हमारा और हमारे समाज का क्या होगा, भला होगा। जो अशिक्षित समाज होता है उन चीज़ों को बाह्य जगत के से कुछ भी नहीं सीख पाते हैं और ना ही ग्रहण करते हैं, वो पुरानी परंपराओं के अनुसार अपना जीवन जीते रहते हैं। नेक्स्ट है अत्यधिक सरलता, ठीक है। कहते हैं अति सबका बुरा है, तो अत्यधिक सरलता भी जो है वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक है, खुद व्यक्ति के लिए और समाज के लिए भी। कुछ समाजों का जीवन बड़ा ही सीधा साधा व सरल होता है, उनकी आकांक्षाएं भी बहुत अधिक नहीं होती हैं, ठीक है। वो बहुत ही कम आकांक्षाएं वाले होते हैं, वो भाग्य में विश्वास करने वाले होते हैं, भाग्य भरोसे बैठे रहते हैं और कुछ से भी खुद से कुछ करना नहीं चाहते हैं, उन्हें सब कुछ ऐसे ही रेडीमेड मिल जाए। इस प्रकार के समाजों में भी परिवर्तन अपेक्षाकृत बड़ी मंथरगति से आगे बढ़ते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ चमत्कार होगा तो हो जाएगा, कहते हैं ना, जिसको आगे बढ़ना होता है वो बढ़ जाता है, कितना भी प्रयास कर लो। लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि नहीं, आप खुद से प्रयास करिए, आप जो है मानव हैं और सभी जीव जंतुओं में सबसे श्रेष्ठ प्राणी हैं। आपको बुद्धि नामक एक अमूल्य विरासत मिली है, ऊपर वाले की कृपा से कहिए या किसी की कृपा से कहिए, है तो आपके पास सूझबूझ, तो आप कर्म करिए, फल की इच्छा ना करिए, ठीक है। ईमानदारी से आप कर्म करेंगे तो ज़रूर सफल होंगे। नेक्स्ट है परंपराओं के प्रति दृढ़ आस्था। कुछ समाजों के सदस्य समाज की परंपराओं तथा रीति रिवाजों के प्रति दृढ़ आस्थावान होते हैं, ठीक है। अथवा कहना चाहिए कि कुछ समाजों का अस्तित्व कुछ परंपराओं पर ही निर्भर रहता है। वह समाज इन दृढ़ परंपराओं को कभी भी त्यागना नहीं चाहते हैं। अगर कुछ ऐसी परंपरा हमारा कहने का मतलब है कि आप परंपराओं को ना त्यागिए, ठीक है, लेकिन जो परंपरा है उसको देखिए कि उसमें अगर कुछ बुराइयां हैं, ठीक है, तो उसको परिवर्तित करके उसका नया रूप समाज के सामने लाइए, जिससे खुद का और समाज का भला हो। जैसे अगर एक सिंपल सा उदाहरण लें, संविधान, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो संविधान को उस समय के अनुसार और भविष्य को ध्यान में रखते हुए कुछ नियम और कानून बनाए गए थे, लेकिन समय समय पर समय की ज़रूरत के अनुसार जो है उसमें परिवर्तन भी किए जाते रहे हैं और किए जाते रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे परंपराओं पर भी दृढ़ आस्था ना रखकर, परंपराओं में अगर कुछ बुराइयां हैं तो उनको दूर करना चाहिए, उसका परिवर्तित रूप समाज में लागू करना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए सभी को सर्वसम्मति से। नेक्स्ट है स्वार्थपरता। कुछ व्यक्ति केवल निजी स्वार्थ के बस में होकर परिवर्तनों का विरोध करते हैं कि अगर ऐसा परिवर्तन हो गया वो समाज के लिए भला है, लेकिन वो कहते हैं कि इससे हमारी रोजी रोटी बंद हो जाएगी, क्योंकि वो समझते हैं कि यदि इस प्रकार का परिवर्तन आएगा तो पुरानी परंपराओं की खोखली नींव से जमी उनकी दुकान जो है क्या हो जाएगी, उखड़ जाएगी, बिखर जाएगी, उनकी रोजी रोटी चली जाएगी। ये 1-2% लोग ही होते हैं सनातनी, जैसे बात करें, सनातनी सदैव आर्य समाज के द्वारा लाए परिवर्तनों का केवल इसी आधार पर विरोध करते थे कि यदि पूजा बंद कर दी जाए तो मंदिरों के नाम से जो विख्यात उनकी दुकानें हैं वो खत्म हो जाएंगी। आप लोग समझ सकते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट है पुरातन से प्रेम। भाई प्रेम जो है करो, हम नहीं कहते हैं ना करो, करो, खुलेआम करो। कुछ वृद्ध बचपन से जिस माहौल व परिस्थिति में रहते आए हैं वही उसी के साथ समायोजन स्थापित कर लेते हैं और उससे प्रेम करने लगते हैं, फलता वह उसे नहीं छोड़ना चाहते हैं। इन्हें नई व्यवस्थाएं ठीक नहीं लगती, फलता वह परिवर्तन का विरोध करते हैं। इन्हें प्रत्येक नवीनता से भय लगता है,
आता हुआ नवीनता तथा परिवर्तनों से दूर ही रहना चाहते हैं। ठीक है, जैसे पुरातन है, मतलब एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे ले लीजिए, जैसे आज डिजिटल इंडिया, मोदी जी डिजिटल इंडिया की बात करते फिरते हैं। ठीक है, अब कोई ये कहे कि नहीं हम डिजिटल इंडिया से नहीं जुड़ेंगे, ठीक है, ये ठीक नहीं है, मोबाइल कंप्यूटर, ठीक है। स्टार्टिंग में विरोध भी हुआ कि फिर रोज़गार छिनेगा, और छिन भी रहा है, जाहिर सी बात है, लेकिन रोज़गार सृजन भी हो रहा है। बस बात है कि उसका मैनेजमेंट सही से नहीं हो पा रहा है, नहीं तो रोज़गार की कमी नहीं है देश में। बाकी आप लोग खुद से अनुभव करके जानिए कि चीज़ें क्या हैं, कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, रटने पर विश्वास मत करिएगा, चीज़ों को समझिए, अपने आसपास ही एग्जाम्पल उदाहरण मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिक परिवर्तनों का शिक्षा पर प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ सोशल चेंजेज ऑन एजुकेशन। बड़े दावों के साथ कहा जा सकता है कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का बड़ा ही सशक्त कारण है, अभी हम लोगों ने जाना थोड़ी देर पहले, और शिक्षा के द्वारा बड़ी सरलता तथा प्रभावपूर्ण ढंग से सामाजिक परिवर्तन लाए जा सकते हैं। किंतु विख्यात समाजशास्त्री ओटावे का मत है कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तनों के पीछे पीछे चलती है। ठीक है, जैसे एक बालक होता है, जब वो स्टार्टिंग में खड़ा होकर चलना शुरू करता है तो उसके गार्जियन मम्मी पापा पीछे पीछे उस पर जो है उसके लगे रहते हैं कि कहीं बालक गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, ठीक है, उसको कोई नुकसान ना पहुंच जाए। तो क्या माता पिता का क्या काम होता है कि बच्चे को एक तो संभालना और उसको दिशा देना, ठीक है, सही दिशा देना। किंतु साथ ही साथ सामाजिक परिवर्तनों को नहीं बात करें, हाँ, उठावे का मत क्या था कि पीछे पीछे चलती है, कौन? शिक्षा, किसके? सामाजिक परिवर्तनों के। इस तथ्य का विश्लेषण के अनुसार शिक्षा सदैव सामाजिक परिवर्तनों के पीछे पीछे चला करती है, किंतु साथ ही साथ सामाजिक परिवर्तनों को क्या देती है? गति देती है और दिशा भी देती है। ठीक है, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल छोटा सा बताया, सामाजिक परिवर्तनों के कारण समाज का स्वरूप बदलता है। इन बदली हुई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सामाजिक शिक्षा में भी उपयुक्त परिवर्तन करता है। मतलब कहने मतलब सामाजिक परिवर्तन के कारण समाज का क्या बदलता है? स्वरूप बदलता है, उसमें चेंजेज आते हैं, और इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज क्या करता है? शिक्षा का भी उपयुक्त व्यवस्था करता है, जो कि समाज के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। और समाज शिक्षा की व्यवस्था इसलिए करता है जिससे उसकी संस्कृति का हस्तांतरण हो और वह परिमार्जन होता रहे। आने वाली पीढ़ी समझे कि हमारी पुरानी परंपराएं क्या थी, उनमें क्या दोष था, जो नई परंपरा है वो सही है, अगर उसमें भी कुछ दोष बचा हुआ है, जैसे कोई भी परिवर्तन आता है तो ये नहीं कि 100% वो हमेशा के लिए सही हो गया, आने वाले टाइम में ज़रूरतों के अनुसार उसमें भी परिवर्तन होता था, होता रहेगा। ठीक है, समाज परिवर्तित होकर नई पीढ़ी को हस्तांतरण करेगा, इसलिए पहले समाज में परिवर्तन होता है, फिर समाज उन परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा में परिवर्तन करता है, अकॉर्डिंग टू टाइम, सिचुएशन, कंडीशन। कभी कभी कुछ सामाजिक शक्तियाँ जैसे समाज की आकांक्षाएं, समाज के नैतिक मूल्य आदि भी शिक्षा में परिवर्तन ले आते हैं। सामाजिक परिवर्तनों के कारण समाज की क्या होती हैं? आकांक्षाएं बदल जाती हैं। फलतः जैसे एक अपना ही उदाहरण ले लीजिए, आपकी आकांक्षाएं जो 10 साल पहले थी, शायद आप भूल भी गए होंगे कि क्या आकांक्षाएं थी। टाइम के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग जब एक सिंगल इंसान की आकांक्षाएं बदल सकती हैं तो समाज की क्यों नहीं। फलतः समाज शिक्षा में परिवर्तन कर अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करने की क्या करता है? चेष्टा करता है कि शिक्षा ही वही इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो समाज में परिवर्तन बड़ी सरलता से ला सकता है। इसलिए शिक्षा में भी जो है टाइम पर क्या होता रहता है? परिवर्तन होता रहता है। कौन करता है? समाज करता है। उदाहरण के लिए समाज जब कृषि को त्याग कर उद्योग प्रधान बन जाता है तो समाज की आकांक्षाएं बदल जाती हैं, है ना। पहले कृषि प्रधान देश हमारा है, अधिकांश जनसंख्या कृषि पर आधारित थी, लेकिन जब उद्योग धंधे आदि लगाए गए तो लोगों की खेत बाड़ी इसमें जाने लगे तो उसका बहुत विरोध हुआ, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग जो है सब लोग उसमें सहमति जताने लगे, तो समाज की आकांक्षाएं बदल जाती हैं। फलता हुआ अपनी शिक्षा प्रणाली को भी क्या कर देता है? बदल देता है। अतः समाज की आवश्यकताओं में परिवर्तन भी शिक्षा में परिवर्तन ले आता है। क्या है? समाज की आवश्यकताओं में अगर परिवर्तन है तो शिक्षा में भी परिवर्तन आएगा। कभी कभी समाज की आवश्यकताओं में उल्लेखनीय परिवर्तन आ जाता है, इसकी पूर्ति हेतु समाज शिक्षा में तदनुसार परिवर्तन करता है। हमारे यहाँ देखिए समय समय पर नई शिक्षा नीति आती रहती है। उदाहरण के लिए जनसंख्या विस्फोट के कारण समाज की आवश्यकताएं न केवल बढ़ती हैं अपितु बदलती भी हैं। अगर बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो गया, उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था के लिए तो हमारी जो है आवश्यकताएं बढ़ जाएंगी, और फिर उसके अनुसार हमें शिक्षा में समाज में परिवर्तन करना होगा। इसे शिक्षा में परिवर्तन करना पड़ता है। ओपन यूनिवर्सिटी, खुले विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे भी एक यही कारण है कि हम जो है ऑफलाइन क्लासेज नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण, तो ओपन यूनिवर्सिटी कर दिया जाता है। ठीक है, कि क्लास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर पर रहिए, सिर्फ आके एग्ज़ाम दे दीजिए। आई होप आप लोग समझ पाएंगे। आप लोग अपने भी जो है आसपास के उदाहरण से, अपने भी खुद के विचारों से समझने का प्रयास करिए। एक बार आप लोग समझ के पढ़ेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी, एग्ज़ाम में आसानी से